ओके, मार्च के करंट अफेयर्स। सबसे पहले राम लुभाया कमेटी, ये कमेटी किस लिए बनाई गई है? ओके, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि राजस्थान का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो काफ़ी वास्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा है। और उसमें भी अगर हम वेस्टर्न राजस्थान की बात करें, पश्चिमी राजस्थान की बात करें, तो वहाँ के जिले क्या हैं? और भी बड़े बड़े हैं। पश्चिमी राजस्थान के अंदर यहाँ पे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, जालौर, सिरोही, तो जिसमें से जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर ये सबसे बड़े जिलों में आते हैं हमारे यहाँ पे। अब इनकी डिमांड क्या है, इनकी मांग क्या है कि हमारे यहाँ पे जो विकास कार्य हैं वो इतने अच्छे से नहीं हो पाते हैं क्योंकि एरिया ज़्यादा है। इस वजह से जो जनप्रतिनिधि हैं, एक जनप्रतिनिधि की संख्या किसके ऊपर आधारित होती है? जनसंख्या पर आधारित होती है, ना कि एरिया पर आधारित होती है। अब यहाँ पे जो जनसंख्या का घनत्व है वो तो कम है, लेकिन है तो प्रत्येक एरिया में फैली हुई है ना जनसंख्या। दूसरा, ये हमारे कौन से हैं? बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये पाकिस्तान से बॉर्डर लगता है, इस वजह से भी इसमें विकास कार्य ज्यादा होने चाहिए। तो इन्हीं दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए अब नए जिलों की जो डिमांड हो रही है, एक तो जहां पे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है जैसे कि जयपुर में हो रही है। दूसरी, जहां पे विकास कार्य की गति धीमी है वहां पर भी क्या हो रहा है? डिमांड हो रही है कि दूसरे और उसमें से नए जिले बनाए जाएं। तो इसी डिमांड को कि कहाँ पे कौन सी फिजिबल है, कहाँ पे कौन सा सही है नया जिला बनाना, इनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राम लुभाया कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी बनाई गई है राम लुभाया की अध्यक्षता में। ये अपनी रिकमेंडेशंस देगी, अपनी अनुशंसाएं देगी कि कहाँ पर कौन से नए जिले बनाए जा सकते हैं। अभी ये बनाई गई है, इसकी रिकमेंडेशंस आने वाले 2-3 महीने में या जितने भी टाइम के बाद में होगी हम मिल जाएगी कि कहाँ पे नए जिले बनाने की अनुशंसा की गई है। राजस्थान हाईकोर्ट के नए एक्टिंग मुख्य न्यायाधीश यानी कि कार्यकारी, एक्टिंग का मतलब क्या होता है? कार्यकारी, पूर्ण रूप से पूर्णकालिक नहीं है ये। एक होते हैं पूर्णकालिक, एक क्या होते हैं? एक्टिंग होते हैं। क्या डिफरेंस होता है दोनों में? इनको मूल रूप से मुख्य न्यायाधीश का पदभार नहीं संभाला गया है, इनको तब तक कार्यभार संभाला गया है मुख्य न्यायाधीश का जब तक कि नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं हो जाती। ये होते हैं एक्टिंग। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हैं नहीं मूल रूप से, लेकिन जब तक ये मुख्य न्यायाधीश के तौर पे कार्य करेंगे, इनके वेतन भत्ते, इनकी जितनी भी सुख सुविधाएं हैं वो सारी की सारी किसके आधार पे तय की जाएंगी? मुख्य न्यायाधीश के आधार पे तय की जाएंगी। इससे पहले कौन थे? AK कुरैशी जो कि रिटायर हो गए हैं। अभी मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, MM श्रीवास्तव, इनको बनाया गया है। अच्छा, कौन नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति। किसकी अनुशंसा पर? सिर्फ राज्यपाल। देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश होते हैं, इंक्लूडिंग मुख्य न्यायाधीश, इंक्लूडिंग अन्य जो न्यायाधीश होते हैं, उन सभी की नियुक्ति की अनुशंसा करता है कॉलेजियम सिस्टम, जिसमें राज्य के जो हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उसमें सलाह ली जाती है, बाइंड्री नहीं होता है, सलाह ली जाती है किसकी? उस राज्य के गवर्नर की। फिर आधिकारिक तौर पे उस पद पे नियुक्ति की शपथ कौन दिलाता है? उस राज्य का गवर्नर, राज्यपाल दिलाता है। पद की शपथ उस राज्य का राज्यपाल दिलाता है। लेकिन सबसे पहले नियुक्ति करने में अधिकार किसका होता है? कॉलेजियम सिस्टम का। कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है?
सुप्रीम कोर्ट के अंदर टॉप 5, कभी कभी 4 भी हो जाते हैं। ये कोई कानून में नहीं लिखा हुआ है कि 4 होंगे या 5 होंगे, जैसे भी होता है। जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं उनका जो एक ग्रुप होता है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अभी कौन है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश? एन.वी. रमन्ना, उनका होना जरूरी होता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इंक्लूडिंग 4 अन्य जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं, ये मिलकर के पूरे भारत में जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उनके मुख्य न्यायाधीश, उनके अन्य न्यायाधीश की नियुक्तियों की अनुशंसा करते हैं, प्लस उनके ट्रांसफर्स भी करते हैं। इनके ट्रांसफर का कार्य भी वहीं से संचालित होता है, और कहीं से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स जो होती हैं उनका कोई रोल नहीं होता है। तबादला स्थानांतरण भी वहीं से किया जाता है, वो ही डिसाइड करते हैं। कई बार हमने कुछ विवाद सुने हैं, जैसे कि कोलकाता के एक न्यायाधीश थे, उन्होंने अपना तबादला लेने से इनकार कर दिया, उनको ट्रांसफर करके साउथ इंडियन स्टेट में भेजा गया पनिशमेंट के तौर पे। तो ये सिस्टम जो होता है ये कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है हमारे संविधान में न्याय व्यवस्था क्या है, इकहरा जो सिस्टम है हमारा, यूनिटरी जो सिस्टम है उसकी ओर है। तो उसी फीचर में से ये आता है। नोट डाउन कीजिए यहां तक। ओके, नेक्स्ट, विक्रम साराभाई टीचर साइंटिस्ट नेशनल अवार्ड, ये राजस्थान के डॉक्टर जी.एस. मैनारिया हैं, इनको मिला है। साइंस को इनोवेटिव तरीके से पढ़ाने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। विक्रम साराभाई टीचर साइंटिस्ट नेशनल अवार्ड है, ये साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सी संस्था के द्वारा दिया जाता है? रमन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा दिया जाता है। और विज्ञान दिवस पर, विज्ञान दिवस कब ऑब्जर्व करते हैं हम? 28 फरवरी को। तो 28 फरवरी पे इनको इस उपलक्ष्य में ये अवार्ड दिया गया। अवार्ड ज्यादातर जो राजस्थानियों को मिलते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से। श्री राम शांताय जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, देखिए आई थिंक मैंने 2 क्लासेज में तो जैविक कृषि की, ऑर्गेनिक फार्मिंग की या किसानों से संबंधित जो चीजें हैं उनके बारे में चर्चा की थी। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का बताया भी था कि नया उभरता हुआ क्षेत्र है, सारी गवर्नमेंट्स इसके अंदर नए नए अनुप्रयोग कर रही है बढ़ावा देने के लिए। तो इसी दृष्टि में आगे बढ़ते हुए श्री राम शांताय जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, जैविक कृषि यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसके अंदर फर्दर अनुसंधान का क्या मतलब होगा? देखिए, खेती किसानी जहाँ पे जो क्लाइमेट होता है, जैसी जमीन होती है, जैसी सोइल होती है, उसी के हिसाब से की जाती है। तो राजस्थान के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार की ऑर्गेनिक फार्मिंग की जा सकती है, यानी कि कौन सी ऐसी फसलें हैं जो सारी की सारी ऑर्गेनिक तरीके से उगाई जा सकती हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमें पता है कि नेचुरल खाद का और जो उर्वरक हैं इन सब का हमें जरूरत होती है। तो वहाँ की मिट्टी की आवश्यकता क्या है, कौन से प्रकार के चाहिए, तो इस क्षेत्र में अनुसंधान करने प्लस किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग की ट्रेनिंग देने के लिए जो है एक अलग अलग जगह पे प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे, जिस कड़ी में सबसे पहले जाखोड़ा गांव कोटा के अंदर ये खोला गया है जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए। एयरफोर्स स्टेशन जो कि नागरिक हवाई अड्डे में तब्दील हुआ, उत्तरलाई एयरफोर्स स्टेशन ये बाड़मेर में है। बाड़मेर के अंदर एयरफोर्स का जो स्टेशन था अब उसको नागरिक जो कॉमन जो सिविलियन एयरपोर्ट है उसके अंदर तब्दील कर दिया गया है। किसके लिए किया गया है? हम सभी ने सुनी है एक उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक जो है, इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए, यानी कि इतने जो डिस्टेंट एरिया हैं वहां पे जो छोटी विमान सेवाएं हैं उनको सुचारू रूप से करने के लिए इस एयरफोर्स स्टेशन को तब्दील कर दिया गया है नागरिक हवाई अड्डे के अंदर।
राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं। राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिए जाते हैं उन राज्यों को, विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं और नेशनल लेवल पे भी दिए जाते हैं जो कि जल संरक्षण के क्षेत्र में बेहतरीन उपायों को अपनाते हैं। जल संरक्षण या तो जो वर्षा का जल है उसी को ही स्टोर करना, या फिर जल के उपयोग के अंदर जल संरक्षण की विधियों को अपनाना। इस प्रकार की जितनी भी टेक्निक्स होती हैं उन सबको अपनाने के लिए विभिन्न श्रेणियों के अंदर, लगभग 11 श्रेणियां हैं, इनके अंदर जल संरक्षण पुरस्कार दिए जाते हैं। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। ये पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार है, नेशनल लेवल पे पहला पुरस्कार है ये, इसलिए अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको ये भी याद रखना है कि कितनी श्रेणियों में दिए जाते हैं, ये 11 अलग अलग श्रेणियों में दिए जाते हैं। राजस्थान दूसरा सर्वश्रेष्ठ राज्य बना है इसमें, राजस्थान को सेकंड जो है प्लेस इसमें प्राप्त हुआ है। इसमें पहला स्थान जो है वो यूपी को मिला है और दूसरा राजस्थान है और तीसरा तमिलनाडु। अगर लिखना चाहो तो, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरा स्थान तमिलनाडु को मिला है। यूरेनियम प्रोजेक्ट, देखिए यूरेनियम का उपयोग कहां पे होता है? नाभिकीय विखंडन में होता है या संलयन में होता है? विखंडन में होता है। नाभिकीय विखंडन में न्यूक्लियर फ्यूल के तौर पे उसको इस्तेमाल किया जाता है, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो यूरेनियम इंडिया में कम मात्रा में है या ज्यादा मात्रा में है? कम मात्रा में है। क्या ज्यादा मात्रा में हमारे यहाँ पे प्रेजेंट? थोरियम प्रेजेंट है। कहाँ पे? केरल के मालाबार बीच पे, जहाँ पे मोन्जाइट टाइप की सैंड पाई जाती है, मोन्जाइट टाइप की मिट्टी पाई जाती है, उसके अंदर बहुतायत में थोरियम पाया जाता है। यूरेनियम के भंडार कम है, लेकिन राजस्थान के अंदर भी क्या है? यूरेनियम खोजा गया है। और एक झारखंड जादूगोड़ा सुना होगा आपने, वहां पे क्या है? यूरेनियम के भंडार खोजे गए। तो राजस्थान के अंदर भी हम पर्टिकुलरली बात करें तो इस तरीके से आप इसको दिमाग में बिठा सकते हैं। एक तो उदयपुर में, दूसरा भीलवाड़ा, तीसरा सीकर। ये एक रूट बना लीजिएगा दिमाग में। यहाँ पर यूरेनियम के भंडार होने की संभावना जताई गई है, जिसमें सबसे पहले कहाँ पे उत्खनन और खोज कार्य चल रहा है? सीकर के अंदर। सीकर में भी खंडेला की जो पहाड़ियां, खंडेला क्षेत्र है, वहां पे यूरेनियम उत्खनन करने की तैयारी है। तो यूरेनियम प्रोजेक्ट कहाँ पे? खंडेला सीकर में, बाय द यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके लिए स्पेसिफिक कंपनी है, जैसे कि भारत पेट्रोलियम बीपीसीएल होती है, उसी प्रकार से यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये सीकर के अंदर यहाँ पे खंडेला में इसका कार्य करेगी। राजस्थान का पहला और देश का तीसरा यूरेनियम प्रोजेक्ट है। इसी से अनुमान लग सकता है कि हमारे यहाँ पे यूरेनियम के कितने कम भंडार हैं। पूरे इंडिया में आजाद होने के बाद ही ये तीसरा प्रोजेक्ट होगा जो शुरू हुआ है। इससे पहले सिर्फ 2 ही प्रोजेक्ट हुए हैं। राजस्थान का ये पहला प्रोजेक्ट है। यूरेनियम के अंदर भी पर्टिकुलरली कौन सा आइसोटोप प्रयोग में लिया जाता है? 235। नाभिकीय विखंडन के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट। पीएम मित्रा योजना के तहत मेगा टेक्सटाइल पार्क का स्थापना की जाएगी, बनाया जाएगा। कहाँ पे? कांकाणी, जोधपुर में। पीएम मित्रा योजना किसके लिए है? ये कपड़ा क्षेत्र में टेक्सटाइल की बड़े बड़े खूब लार्ज एरिया में मेगा पार्क्स लगाना। देखिए मेगा पार्क क्या होता है? मान लीजिए कि ये लगभग 50 हेक्टेयर का जो एरिया है, यहाँ पे क्या किया जाएगा? सबसे पहले कोई भी कपड़ा बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? धागा चाहिए होता है। तो एक एरिया में क्या लगाई जाएगी? स्पिनिंग मिल लगाई जाएगी।
स्पिनिंग मिल क्या होती है? जो कपास से क्या बनाती है? धागा बनाती है, थ्रेड बनाती है। स्पिनिंग मिल से जब धागा बन जाएगा तो उसका इस्तेमाल किया जाएगा कपड़ा बनाने के लिए, तो उसको बोलते हैं वीविंग मिल। उसके बाद में ये जो कपड़ा बन गया, यहां से इसके लिए क्या होगा? अलग अलग डिजाइन्स तैयार किए जाएंगे कि किस प्रकार के अपैरल्स, यानी कि ट्रेडिशनल टाइप के, बच्चों के, बड़ों के। तो यहाँ पे एक डिजाइन सेंटर हो गया और इस डिजाइन सेंटर के हिसाब से ये जो कपड़ा है यहाँ पे कपड़े सिले जाएं। तो यानी कि एक पूरा जो कपड़ा जहां से शुरुआत होती है और कंप्लीटली कपड़े बनने तक का पूरा प्रोसेस एक बहुत बड़े एरिया में इकट्ठा जहां पे हो जाए, वही सब क्या आता है? एक मेगा टेक्सटाइल पार्क में आता है। ये पीएम मित्र योजना है, ये पूरे इंडिया में इसी प्रकार के पार्क को स्थापित करने की योजना है। राजस्थान में पहला लग रहा है कांकाणी जोधपुर के अंदर। इसके अलावा पहले से एस्टेब्लिश्ड कौन से जगह पे है? राजस्थान सरकार के द्वारा ही बना हुआ भीलवाड़ा में, मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान भी बोला जाता है भीलवाड़ा को। और लेटेस्ट वहां पे कौन से टाइप के कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन किया जा रहा है? जीन्स का। देखिए पहले भीलवाड़ा जाना जाता था कॉटन के लिए, कॉटन का सर्वाधिक उत्पादन होता था। अब वहां पे कॉटन के साथ साथ में जीन्स का जो कपड़ा है वो भी यूरोपियन कंट्रीज के साथ में टाई अप करके वहां पे एक्सपोर्ट करने के लिए अब जो फोकस है कॉटन के साथ में जीन्स के कपड़े पे किया गया है। राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति और जनजाति विकास निधि, यानी कि राजस्थान के अंदर एससी और एसटी के पर्टिकुलर जो योजनाएं हैं या अन्य जो उनके एरियाज हैं उनके डेवलपमेंट के लिए एक फंड बनाया गया है अलग से। कितने का? 500 करोड़ रुपए का। इसका लक्ष्य क्या है? विकास में भेदभाव को दूर कर समानता प्राप्त करना, यानी कि हर जगह पे जाति आधारित न होकर के विकास इक्विटेबल तरीके से हो, सभी जहाँ पे जनजातियों का इक्वल तरीके से अपलिफ्टमेंट हो, इक्वल तरीके से आगे आए, इसके लिए एक स्पेसिफिक ज्यादा ध्यान देने के लिए एससी एसटी पे 500 करोड़ रुपए की अलग से निधि यानी कि फंड का गठन किया गया है। ये डिफरेंट है, अलग है किससे? एमपी लेड और एमएलए लेड प्रोग्राम से। इनमें क्या होता है? लोकल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, इसके तहत कितने रुपए मिलते हैं? दोनों में ही अब 5-5 करोड़ रुपए मिलते हैं, जिसका कितने परसेंट पर्टिकुलरली एससी एसटी एरिया में देना होता है? बिल्कुल। तो ये जो है ये तो फंड जारी रहेगा ही, इसके अलावा अलग से एक फंड क्रिएट किया गया है इस वाले बजट में एससी एसटी के डेवलपमेंट के लिए 500 करोड़ का। थार महोत्सव तो कितना फायदेमंद रहा था जब हमने फर्स्ट क्लास में ही सारे महोत्सव लिख लिए थे। आप देख रहे हैं ना, यही होता है करंट अफेयर में, जो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं वो अपने आप रिपीट होती जाती हैं, वो आपको सामने दिखती जाएंगी बार बार। तो थार महोत्सव 28 मार्च से बाड़मेर में ये मनाया गया था। इसी प्रकार से तिलवाड़ा का पशु मेला, एक बार हम एक करंट अफेयर में मैं आप लोगों को ये सारे जो पशु मेले हैं इंपॉर्टेंट ये भी नोट डाउन करवा दूंगी कि कहाँ पे कौन सा होता है। तो तिलवाड़ा पशु मेला ये भी कहाँ होता है? तिलवाड़ा कहाँ पे है? बाड़मेर में। ये 29 मार्च को हुआ। बेणेश्वर मेला, ये है बेणेश्वर धाम, आदिवासियों का कुंभ, कहाँ पे है ये? डूंगरपुर में। कौन कौन सी नदियों के संगम पे है? वेरी गुड। और ये एरिया कौन से में आता है? डूंगरपुर में ही आता है। बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि बांसवाड़ा में आता है कि डूंगरपुर में आता है। ये आता है डूंगरपुर में। अच्छा, आप लोगों को एक चीज पता है क्या? ये जो आप बोलते हो ये इस तरीके से आपने बोला, इसका एक सीक्वेंस होता है प्रॉपर, कैसे बोलना है? सबसे पहले बोली जाती है जो पेरेंट नदी होती है, जो सबसे, फिर उसके बाद में उसकी ट्रिब्यूटरी, फिर उसके बाद में उसकी ट्रिब्यूटरी, यानी कि सहायक नदियां लास्ट में जुड़ती जाती हैं। इसका तो ये सीक्वेंस गलत है। हाँ, माही, जाखम और सोम होगा यहाँ पे।
तो ये इसी तरीके से आदत भी डालिए बोलने की, क्योंकि बाद में क्वेश्चंस जो आते हैं मेंस में उसमें आपको आदत हो जाती है तो आसानी से चीजें याद रहती हैं। जाखम बांध जो है वो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, ऊंचाई पर स्थित बांध है। पोखरण में देसी गन धनुष का सफल परीक्षण किया गया, जो खुद इंडिया की डेवलप की हुई किसके द्वारा, डीआरडीओ, टाटा पावर और भारत फोर्ज, जिसमें रिसर्च का कार्य किया है डीआरडीओ ने और टाटा पावर और भारत फोर्ज ने इसकी मैन्युफैक्चरिंग का कार्य किया है। इन तीनों ने मिलकर के जो धनुष गन है, देखिए नाम में गन लिखा हुआ है बट ये अपने आप में एक छोटी क्या है, आर्टिलरी तोप टाइप में है। इससे 45 राउंड फायर एट ए टाइम हो जाते हैं। इसका सफल परीक्षण किया गया, पहले एक बार इसका परीक्षण किया गया था लेकिन असफल हुए थे। इसमें ये जो खुद के ही फटने की ज्यादा घटनाएं सामने आई थी, तो इसको वापस से रीडिजाइन किया गया है और अब की बार इसको सफल परीक्षण करके अब ये इंट्रोड्यूस हो जाएगी भारतीय सेना के अंदर, इसका प्रयोग में लेने लग जाएंगे इसको। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, दूसरा किस किसने बनाया है, तीनों के नाम याद होने चाहिए आपको। जनरल विपिन रावत की प्रथम प्रतिमा का कहां पे अनावरण किया गया था, हाल ही में झालावाड़ में। ये पूरे इंडिया में ही प्रथम प्रतिमा लगी थी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, अदरवाइज तो इस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम रहती है। राजस्थान में कर्मचारियों हेतु ओल्ड एज पेंशन स्कीम पुनः चालू की गई, जो कि सबसे ज्यादा चर्चा में रही थी, अभी जो अनाउंसमेंट हुई थी। किन के लिए है ये, जो कि 2004 के बाद में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बने हैं, क्योंकि क्या किया गया था 2004 में ओल्ड एज पेंशन स्कीम को बंद कर दिया गया था, तो अब फिर से इसको स्टार्ट कर दिया गया है और इसका लाभ जो है वो 2004 से नहीं मिलेगा बल्कि 2022 वाले से मिलेगा। 1 अप्रैल 2022 से लाभ मिलना शुरू होगा, लेकिन एलिजिबल उन सभी को कर दिया गया है जो कि 2004 के बाद में लगे हैं। अब आते हैं हम राष्ट्रीय जो न्यूज रही थी मार्च में इंपॉर्टेंट, उन पे आते हैं। आपके पड़ोस में नहीं लिखा किसी ने? देखिए 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे अभी, उनके परिणाम पे एक बार नजर डाल लेते हैं हम। यूपी में सीएम कौन बने हैं, पार्टी बीजेपी। कितनी सीट मिली है, 255, टोटल कितनी थी, 403। पंजाब भगवंत मान आम आदमी पार्टी 92 सीट, 117 टोटल सीट पे चुनाव हुए थे। उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी बीजेपी 47 सीट्स आउट ऑफ 70। मणिपुर एन बीरेन सिंह बीजेपी 32-60 में से। गोवा में प्रमोद सावंत बीजेपी को तो एक्चुअली में मिली थी 20 सीट 40 में से, तो बना नहीं सकते थे, 21 एटलीस्ट होनी चाहिए, 50% प्लस 1 होनी चाहिए। तो 2 तो एमजीपी और 3 निर्दलीय, इनका समर्थन इनको है
तो ये हो गए टोटल इनके पास में 25 सीट्स हो गई, इसलिए इनकी गवर्नमेंट बन गई। व्हाइट हाउस के नए कोविड-19 रेस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर आशीष झा। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनके सलाहकार कौन नियुक्त किए गए हैं, या वहाँ के मेडिकल एडवाइजर कौन हैं, या वहाँ के कोई भी इंडियन वहाँ पे यदि इंपॉर्टेंट पोस्ट पे होता है तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है राजस्थान की एग्जाम्स में। तो व्हाइट हाउस के नए कोविड-19 रेस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं डॉक्टर आशीष झा। WHO GCTM यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ग्लोबल सेंटर फॉर द ट्रेडिशनल मेडिसिन। ट्रेडिशनल मेडिसिन में क्या आता है? हमारी जो आयुष पद्धति है, ए फॉर योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये पद्धति है। इसके अंदर पांचों पद्धतियों में हमारा जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम होता है वो कवर होता है। तो न केवल इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में ट्रेडिशनली ये जो एलोपैथी है ये तो नई विज्ञान की देन है, नई खोज है। उससे पहले क्या होता था? ट्रेडिशनल पद्धतियों से इलाज होता था। तो भारत के अंदर भी क्या हुआ है? ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। क्योंकि बाकी कंट्रीज की कंपैरिजन करें तो इंडिया के अंदर जो पारंपरिक उपचार विधियां हैं वो अभी भी बहुत ज्यादा प्रीविलेंट हैं पूरे इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे एक सेंटर बनाया गया है जो पारंपरिक उपचार विधियों का, वो कहाँ पे? जामनगर, गुजरात में। इनका उद्घाटन करने के लिए अभी आए थे कौन? WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एधनोम भी बोल देते हैं, एडहोनम भी बोल देते हैं, इनके आगे गैब्रेसियस भी लगता है। तो आप इतना ही याद कर लेंगे तो भी काफी है। और इनको मोदी जी ने क्या कहा इनके स्वागत कार्यक्रम में जब गए थे? तुलसी भाई का नाम दिया इनको कि आप आए हैं और इस दिन पे आए हैं तो हम आपको क्या बनाते हैं? तुलसी भाई। मोदी जी अपनी छाप छोड़ते हैं ना, ऐसा। तो तुलसी भाई बना दिया इनको। 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क। देखिए, छोटी छोटी औद्योगिक जो इकाइयां हैं उनमें महिला स्वामित्व की हमने बात सुनी, लेकिन एक कंप्लीटली इंडस्ट्रियल एरिया, लाइकवाइज कैसा एरिया मैं बोल रही हूँ? सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया है। इसी टाइप का लार्ज स्केल पे पूर्ण रूप से महिला स्वामित्व वाला पहला इंडिया के अंदर कहाँ पे बना है? हैदराबाद, तेलंगाना में। इसको FLO इंडस्ट्रियल पार्क बोलते हैं। अगर हम FLO की बात करें, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पे भी जो फिक्की है ये भी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है एक तरीके से वाणिज्यिक जितनी भी बिजनेस हाउसेज हैं, जितने भी बिजनेस ग्रुप्स हैं, उन सभी का एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है फिक्की। इतना ही आप याद रख लीजिए, ये हमारे कहीं पे भी सिलेबस में नहीं है। जैसे मन में क्यूरियोसिटी हो कि फिक्की क्या है, तो इंडिया में जितने भी कॉमर्स यानी कि वाणिज्य क्षेत्र के जितने भी बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस हैं, उन सब का एक जो ग्रुप बना हुआ है वो फिक्की के अंडर बना हुआ है। और उसी में से एक अलग से इन्होंने पार्ट निकाल दिया लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि फिक्की यानी कि कॉमर्स के अंदर जो महिलाओं के स्वामित्व वाली कंपनीज हैं, कॉरपोरेट हाउस हैं, उनका एक अलग से ग्रुप बना दिया। तो FLO बन गया वो इंडस्ट्रियल पार्क। ये हैदराबाद, तेलंगाना में है। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन, जो नेशनल एन फॉर नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, नेवा, विधायिकाओं में पेपरलेस कामकाज के लिए एक एप्लीकेशन है, ऐप बनाई गई है। विधायिकाओं में कौन कौन सी विधायिका मतलब राज्य की विधानसभाएं, विधान परिषद, सेंटर के अंदर लोकसभा और राज्यसभा, किसी भी प्रकार की विधायिका हो वहां पे
पेपरलेस कार्य करने के लिए, क्योंकि वहां पे भी बहुत सारा पेपर यूज किया जाता है, क्वेश्चंस को देना, लिखना, रिप्लाई करने के लिए, कोई ज्ञापन देना, सब चीजों में। तो वहां पे पूरा कार्य पेपरलेस करने के लिए, जैसे कि अन्य जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसके अंदर हम देखते हैं उनकी जो विधायिकाएं होती हैं तो वहां पे सामने लैपटॉप होते हैं या फिर आईपैड वगैरह जो भी रखा होता है, वो पेपरलेस कार्य करते हैं, अपना पूरा डिजिटल तरीके से करते हैं। तो ऐसा ही इनिशिएटिव इंडिया में भी करने के लिए एक एप्लीकेशन बनाई गई है, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन। ये डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा है। लागू करने वाली पहली विधानसभा बनी है नागालैंड की विधानसभा। नागालैंड की विधानसभा में अब कंप्लीटली पेपरलेस कार्य होगा, डिजिटल तरीके से ही वहां पे विभिन्न मोशन लाए जाएंगे, बजट भी डिजिटल तरीके से आएगा, सारी चर्चाएं भी, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेशन भी पूरा डिजिटल तरीके से होगा। देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र यानी कि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। फ्लोटिंग तैरता हुआ यानी कि देखिए, ऐसा हम बार बार पढ़ रहे हैं कि जो वाटर बॉडीज हैं उन वाटर बॉडीज के ऊपर क्या बना दिया जाता है, सोलर पावर प्लांट लगा दिया जाता है। इसके दो फायदे हैं। पहला फायदा, जमीन नहीं रुकेगी। ऑलरेडी जहां पे वाटर बॉडी है उसके अंदर पानी है, उसी के ऊपर लगा दिया, अलग से जमीन का उपयोग नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, जो वाष्पोत्सर्जन होता था, वेपोराइजेशन होता है पानी का, उसकी मात्रा भी क्या हो जाएगी, यदि ऊपर सोलर प्लांट लगा दिया तो कम हो जाएगी। तो इन दोनों का फायदा उठाने के लिए जो है फ्लोटिंग जो सोलर प्लांट है ये ज़्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं, टाइम टू टाइम हम देख रहे हैं। हाल ही में जो सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट है वो थूथुकुडी तमिलनाडु, काफ़ी यूनिक नाम है, याद रह जाएगा आपको। 42 मिलियन यूनिट सालाना बिजली का उत्पादन होगा यहाँ पे। 42 मिलियन यूनिट जो बिजली है वो इससे उत्पादित की जाएगी। ये पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के कारखाने में वहाँ पे जो उनका जो वाटर यूज करने का जो एरिया था उसी पे ये लगा दिया गया है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री होती है, उसके अंदर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके ऊपर ही इन्होंने इसको इम्प्लांट कर दिया है। क्या यहाँ पे 42 मिलियन यूनिट, यूनिट नहीं होती अपनी लाइट की यूनिट हम यूटिलाइज करते हैं, तो उतनी मिलियन यूनिट का उत्पादन करेगा ये। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र, देखिए अहिंसा, शांति, भाईचारा, इन सब के पैगाम देने के लिए आई मीन टू से ये होता है इंटरनेशनल लेवल पे डिप्लोमेटिक पार्ट को अच्छे से प्ले करने के लिए होता है कि इंटरनेशनल लेवल पे एक अच्छी छवि किसी देश की होती है तो उसके बहुत सारे फायदे होते हैं बाद में। जैसे कि इंडिया ने अभी तक एनपीटी साइन नहीं किया है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इसको इंडिया ने साइन नहीं किया है। और ये रूल बना हुआ है वर्ल्ड में कि जो एनपीटी साइन नहीं करता है उसको न्यूक्लियर फ्यूल या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। हालांकि इंडिया ने एनपीटी साइन नहीं किया, लेकिन खुद अमेरिका ने 2005 में हमें क्या किया, न्यूक्लियर प्लांट लगाने के लिए टेक्नोलॉजी प्लस खुद अमेरिका न्यूक्लियर प्लांट लगाएगा। ये किस वजह से पॉसिबल हुआ, कैसा ऐसे ये संभव हो पाया, बाकी किसी कंट्री को इस प्रकार की छूट क्यों नहीं मिलती। इमेज, इंडिया की इमेज पहले से ही बनी हुई है कि इंडिया कभी भी पहले से अग्रेसिव नहीं होगा, पहले से वार नहीं करेगा, कोई भी चीज स्टार्ट नहीं करेगा, और उसमें से भी न्यूक्लियर वार की तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। इस प्रकार का भरोसा इंडिया ने वर्ल्ड में दिला रखा है। तो इन्हीं चीजों का डिप्लोमेटिक जो ये चीजें होती ना, जैसे कि विश्व शांति केंद्र की स्थापना हो गई, इंटरनेशनल सोलर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हो गई, ये चीजें सिर्फ उसी क्षेत्र में कार्य नहीं करती हैं, इनके फायदे विभिन्न क्षेत्रों में होते हैं।
एक छवि निर्माण होता है, एक अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं, तो उस चीज के लिए भी इनका प्रयोग होता है। तो उसी कड़ी में जैसे कि पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ पे, गुरुग्राम में, जैनाचार्य डॉक्टर लोकेश जी के अहिंसा विश्व भारतीय संस्थान के द्वारा ये बनाया गया है। अब इसमें होगा क्या, वही सब कि किस प्रकार से पूरे वर्ल्ड में वॉर को रोका जा सकता है, इस पे इंटरनेशनल लेवल के एक्सपर्ट्स आकर के चर्चाएं करेंगी। और जितने भी ऐसे सेमिनार होते हैं, स्टूडेंट्स का आदान प्रदान होता है, कल्चरल रिलेशन या कल्चरल टाइज को और ज्यादा एनहेंस किया जाता है विभिन्न देशों के मध्य, ताकि ऐसी तनाव की स्थितियां उत्पन्न ही नहीं हो। आप खुद सोच के देखिए, यदि रशिया और यूक्रेन इन दोनों के मध्य कल्चरल टाइज होती ज्यादा, बहुत ज्यादा, पूरे यूक्रेन की, जैसे कि यूक्रेन की कल्चरल टाइज ये जो यूरोपियन कंट्री हैं इनके साथ में ज्यादा है बजाय रशिया के, तो इस वजह से इनमें क्या बना, मिसट्रस्ट बना, एक दूसरे पे विश्वास नहीं किया और तनाव की स्थिति बढ़ती गई। अगर एक मिनट, आप बात कौन कर रहा, आप लोगों, प्लीज शांत रहिए। तो ये जो तनाव की स्थिति है ये टाली जा सकती है यदि आपस में ज्यादा क्या होता है, कोऑपरेशन होता है, एक दूसरे के साथ में कल्चरल टाइज होती हैं। इसीलिए कल्चरल डिप्लोमेसी को हमेशा बढ़ावा देने की कोशिश की जाती है ताकि वार जैसी कंडीशन आए ही नहीं। तो यहाँ पे भी यही होगा, ये जो अहिंसा केंद्र बना है, विभिन्न देशों के डेलीगेट्स को बुलाया जाएगा, चर्चा की जाएगी, भारत की जो पुरातन संस्कृति है उसके बारे में बताया जाएगा। इस प्रकार के कार्य इन सेंटर्स में होते हैं। निर्यात तत्परता सूचकांक, यानी कि कौन सा राज्य निर्यात करने के लिए बिल्कुल रेडी टू एक्सपोर्ट है, कहाँ पे ज्यादा ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट किया हुआ है, कहाँ पे ऐसी सुविधाएं ज्यादा हैं कि निर्यात आसानी से हो सकता है। तो इसके लिए भी ये जो सूचकांक है ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। वही चीज नीति आयोग का एक ही एजेंडा है कि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, आपस में प्रतिस्पर्धा करते हुए राज्यों को आगे बढ़ाना, विकास को और आगे ले जाना। तो ये सूचकांक जारी किया, तो इसमें प्रथम स्थान जो है वो गुजरात का है, सेकंड महाराष्ट्र एंड थर्ड कर्नाटक। राजस्थान इसमें 11वें स्थान पे है। इलेवेंथ पोजीशन पे है। गुजरात प्रथम कैसे आया होगा, कोई एकाध, सिर्फ एक कांडला पोर्ट नहीं, देखिए गुजरात का जो बाउंड्री है वो ज्यादातर क्या है, कोस्टल एरिया है, वहां पे नेचुरल पोर्ट्स ज्यादा हैं, पोर्ट्स हैं। दूसरा इंडस्ट्रियल एरिया भी तो कितना है गुजरात के अंदर, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग हब है पूरा का पूरा, तो निर्माण भी होता है और निर्माण के बाद में उसको निर्यात करने के लिए भी क्या है, सुटेबल कंडीशंस हैं वहां पे। मैंने कल भी बताया था कि सबसे ज्यादा आयात निर्यात किस क्षेत्र से होता है, जलीय क्षेत्र से होता है, जल के जो जल के मार्ग हैं उनके द्वारा होता है। तो दोनों ही चीजें गुजरात के लिए फेवरेबल कंडीशन है, इस वजह से। सेकंड भी महाराष्ट्र, वहां पे भी खूब सारी फैक्ट्रीज और साथ में ही क्या लगती है, कोस्ट लाइन लगती है। तीसरा कर्नाटक के साथ में भी यही है, तो इसी वजह से फर्स्ट सेकंड थर्ड पे ये तीनों राज्य आए हैं यहाँ पे। हाँ, इनलैंड जो एक्सपोर्ट होता है ना, यानी कि जिसकी कोस्ट लाइन नहीं हो और इनलैंड एरिया से यदि एक्सपोर्ट करे तो उसमें राजस्थान प्रथम है। जो इनलैंड यानी कि आंतरिक निर्यात वाला जो एरिया है उसमें राजस्थान प्रथम आता है। नेक्स्ट आपका आता है वाटर डेटा बुक बैंक जो है एक्वेरियम, यानी कि जल की कहाँ पे कितनी उपलब्धता है, कहाँ पे जल प्योर
फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, कहाँ पे इम्प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है। इस प्रकार का सारा डेटा जो है वो एक जगह पे बना दिया एक्वेरियम नाम की एक बुक के अंदर। सबसे पहले इसको किसने रिलीज किया है? इस प्रकार के जो इनिशिएटिव हैं ये लेने के लिए नीति आयोग जो है प्रोत्साहित करता रहता है। तो हाल ही में कर्नाटक सरकार के द्वारा ये एक ऐसा डेटा बैंक बनाया गया है कि कर्नाटक के अंदर, पूरे कर्नाटक राज्य में कहाँ पे कौन से जल के स्रोत हैं, कहाँ पे पॉल्यूटेड हैं, कहाँ पे नॉन पॉल्यूटेड हैं, इस प्रकार की सारी इंफॉर्मेशन उसमें। तो डिजिटल डेटा जो सभी संस्थाओं और स्रोत के संबंधी जितना भी डेटा है उसको विशिष्ट सूची प्रदान करता है। ये सामान्य विकास की चुनौतियों एवं जल प्रदूषण से निपटने में सहायक है। सामान्य विकास की चुनौतियां यहाँ पे कैसे, जैसे जल प्रदूषण का तो हमें समझ में आ गया कि जल से संबंधित डेटा है तो उसमें जल प्रदूषण कहाँ पे है नहीं है ये हमें समझ में आ गया। इसको सामान्य विकास से कैसे कनेक्ट किया जाएगा? इतिहास गवाह है कि जितनी भी सिविलाइजेशंस हुई हैं, जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं, वो हमेशा कहाँ पे बसती हैं? जल स्रोतों के आसपास बसती हैं। यानी कि ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए, मानव सभ्यता के लिए हमेशा से ही जल का स्रोत एक महत्वपूर्ण फैक्टर रहा है, कहीं पे भी रहने के लिए, विकास करने के लिए, बसने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो जहाँ पे अच्छे जल के स्रोत होते हैं उसके आसपास का एरिया हमेशा ही क्या होता है? ज्यादा डेवलप होता है। तो जल की उपलब्धता भी विकास की ज्यादा विकास होने को सुनिश्चित करती है। जहाँ पे जल यानी कि वाटर की स्कैरेसिटी होती है वहां पे हमेशा विकास कम दर से होता है। राजस्थान का ही एग्जांपल देख लीजिए, पूर्वी राजस्थान के अंदर जल की उपलब्धता है तो पूर्वी राजस्थान कंपेरेटिव टू द वेस्टर्न राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान के कंपेरिजन में ज्यादा डेवलप्ड है। तो अगर अवेलेबल होगा, सही डेटा अवेलेबल होगा कि कहाँ पे कितनी मात्रा में किस प्रकार का जल उपलब्ध है, तो उसी प्रकार से वहां पे भी विकास की चुनौतियों से निपटा जाएगा। जैसे कि भूमिगत जल का दोहन कम किया जाएगा, जहाँ पे कम मात्रा में जल उपलब्ध था वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर लेते हैं, फिर भूमिगत जल को दोहन करने लग जाते हैं, तो उसका कम किया जाएगा। तो ये दोनों चीजें इससे सहायक होंगी। पहली बार कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है ये ऐसा कोई डिजिटल बैंक, और इसको बनाने में किसका योगदान है? एक्वा क्राफ्ट वेंचर्स नाम से एक कंपनी है, उसने ये पूरे का पूरा कर्नाटक का डेटा अलग अलग स्रोत से इकट्ठा करके एक जगह पे इसको रखा है, एक्वा क्राफ्ट कंपनी। आजकल डेटा कलेक्ट करके उस डेटा का विभिन्न प्रकार की जानकारियां देना, इस प्रकार की जो कंपनीज हैं ये खूब सारी हैं। जैसे कि लोगों की पॉलिटिकल चॉइस किस प्रकार की है, किस एरिया में कौन से पॉलिटिकल पार्टी के पोस्ट ज़्यादा देखते हैं, तो ये भी एक डेटा हो गया। तो उसको कलेक्ट करके पॉलिटिकल पार्टीज को वो उस डेटा से संबंधित जानकारियों को बेचते हैं। तो ये कंपनीज भी, जैसे कि एक्वाक्राफ्ट वेंचर ने क्या किया, विभिन्न प्रकार के जल का डेटा ही तो बनाया है और इस डेटा को लेकर के उन्होंने एक डेटा बुक या बैंक लॉन्च कर दिया। तो ये सेक्टर भी आईटी सेक्टर का एक नया सेक्शन डेवलप हो गया है कि उपलब्ध डेटा में से इंफॉर्मेशन निकाल के उसको फिर से एक डेटा बना देना। विप्लवी भारत गैलरी, वेस्ट बंगाल की एक खासियत है कि वो वह को क्या बोलते हैं, वह बोलते हैं। बंगाली जो होते हैं उनसे आप कभी भी उनका प्रोनाउंसिएशन सुनेंगे हमेशा ही क्या बोलते हैं, वह बोलते हैं, वह को। तो जैसे कि हम बोलते तो इसको विप्लवी बोलते, विप्लवी। तो वहां पे विप्लवी भारत गैलरी ये क्या है, एक प्रकार का याद करने के तौर पे विक्टोरिया जो मेमोरियल हॉल है, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट म्यूजियम भी है, विक्टोरिया मेमोरियल म्यूजियम जो है, तो वहां पे एक गैलरी बनाई गई है जहां पे 23 मार्च को शहीद दिवस पे स्वाधीनता संग्राम में जो क्रांतिकारियों का योगदान रहा है वो विभिन्न माध्यम से दर्शाया गया है। फोटोज, उनकी यादाश्त की जो चीजें हैं उनको, बस एक आपको आइडिया होना चाहिए कि ये चीज है क्या, किससे संबंधित है। अगर क्वेश्चन आता है विप्लवी भारत गैलरी किससे संबंधित है, तो इसमें जैसे कि आपको कंफ्यूज करने के लिए एक तो ये ऑप्शन हो गया, दूसरा आपका हो सकता है कि विभिन्न प्रकार की जो भारतीय फौज की आर्टिलरी है उसको प्रदर्शित करने की एक गैलरी हो गई,
जैसे कि तोप, गन, इन सब को प्रदर्शित करने की हो गई, या फिर वेस्ट बंगाल के फ्रीडम फाइटर्स की हो गई। तो ये सिर्फ वेस्ट बंगाल के फ्रीडम फाइटर्स की नहीं है, ये पूरे के पूरे जो स्वाधीनता संग्राम के क्रांतिकारियों का योगदान है उनसे संबंधित है। सूरजकुंड मेला, हरियाणा के सूरजकुंड में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला लगता है। ये इंटरनेशनल लेवल का हैंडीक्राफ्ट फेयर है। ये हैंडीक्राफ्ट के, जैसे कि हमारे राजस्थान के अंदर भी जयपुर में खूब हैंडीक्राफ्ट के फेयर लगते रहते हैं, ये जवाहर कला केंद्र के अंदर लगते हैं, शिल्पग्राम हमारे भी जयपुर में वहां पे लगता है। तो उसी प्रकार का, लेकिन ये है इंटरनेशनल लेवल का और बहुत ही पुराना है और बहुत ही लार्ज स्केल पे इसको आयोजित किया जाता है, बहुत बड़े स्तर पे आयोजित किया जाता है। हरियाणा के सूरजकुंड में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है। 1987 में ये शुरू हुआ था। इसके अंदर हस्तशिल्प, हथकरघा और सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया जाता है। हाथ से बनाए हुए हैंडीक्राफ्ट के सामान होते हैं, जैसे कि कठपुतली हो गई, या फिर हैंडीक्राफ्ट के बनाए हुए मिट्टी के खिलौने हो गए, अन्य जितनी भी सजावटी वस्तुएं होती हैं वो सब आ जाएंगी इसमें। हाथ से बनाए हुए, हथकरघा क्या होता है, हैंड वीविंग होती है, इंस्ट्रूमेंट होता है हाथ से कपड़ा बुनने का, तो उसके बना हुआ सामान या सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन होता है यहाँ पे। एमनेस्टी योजना, एमनेस्टी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्षमा करना, उदारता दिखाना, सहायता करने के लिए कुछ कार्य करना, ये सारे ही क्या होते हैं, एमनेस्टी से रिलेटेड हैं। एमनेस्टी योजना जो है ये वाणिज्य कर विभाग के द्वारा, यानी कि जो कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट है, कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, जो कमर्शियल कंपनी होती हैं जितनी भी, उनके ऊपर जो टैक्स लगता है उसका डिपार्टमेंट है। तो उसकी ये योजना है कि 1 मार्च से 30 सितंबर तक बिजनेस सेक्टर को ब्याज और पेनल्टी में 100% की माफी। कोविड के प्रभावों को देखते हुए, विभिन्न स्तर के जो प्रभाव कोविड के वाणिज्य क्षेत्र में देखे गए हैं, उनको देखते हुए 1 मार्च से 30 सितंबर, जो आगामी हमारा जो 30 सितंबर तक का टाइम है, उनमें ब्याज और पेनल्टी के अंदर 100% की माफी मिलेगी। बकाया टैक्स में 80% तक की छूट मिलेगी। ऐसा किस लिए हो रहा है? ताकि उद्योग जो हैं वो फिर से पुनर्जीवित हो सकें, उद्योग वापस से अच्छे से कार्य कर सकें। तो उनके ऊपर कोई पेनल्टी, ब्याज वगैरह है, इनको छूट दे दे के इनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने की कोशिश की जा रही है। हाँ बिल्कुल, सभी को, जो इस दौरान जो अभी जिनका लोन चल रहा है, जिन्होंने लोन लिए हुए हैं, क्योंकि ब्याज और पेनल्टी किस पे लगाई जाती है, लोन पे लगाई जाती है, तो जितने भी लोन लिए उन सबको मिलेगी ये। डेटा इंपॉर्टेंट है, एक तो 30 सितंबर वाली डेट इंपॉर्टेंट है कि कहां तक मिल रही है ये छूट। एक स्टेटमेंट में डाल देंगे, जुलाई तक डाल देंगे, अगस्त तक डाल देंगे, सितंबर, तो वहां पे सितंबर वाली इंपॉर्टेंट है, ये 30 सितंबर आपको याद होना चाहिए। दूसरा, टैक्स के अंदर 80% छूट है, और जो इंटरेस्ट रेट लगता है और पेनल्टी, उसमें 100% की छूट है। इसमें डेटा को आप याद रखेंगे अलग से। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, देखिए वैसे तो ये पुरानी हो गई, 1-1.5 साल हो गया है इस योजना को चलते हुए। कोविड के दौरान इसको स्टार्ट किया गया था, लेकिन अब इसको और आगे बढ़ा दिया गया है। इसका जो 6th स्टेज है, यानी कि 6ठा चरण है, 6ठे चरण पे इसको फिर से एक्सटेंड किया गया है। कब तक? सितंबर 2022 तक। क्या है ये योजना? देखिए बहुत ही आसान है इसको याद करना, अभी मेंस में भी आई थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में सबसे पहली बात किसकी योजना है? केंद्र सरकार की योजना है, कंप्लीटली केंद्र सरकार की योजना है। पॉइंट नंबर 1 याद रखना है। दूसरी चीज, किनको लाभान्वित किया जाएगा? जो पहले से भी पीडीएस सिस्टम के अंदर आ रहे थे,
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत जिनको लाभ मिल रहा था वही लोग भी इसी में आ रहे हैं। दूसरा पॉइंट याद रहेगा कि कौन लाभान्वित हो रहे हैं। तीसरा, लाभ क्या दिया जा रहा है, तो प्रत्येक व्यक्ति को जो पीडीएस सिस्टम में आ रहा था, ना कि प्रत्येक परिवार को। देखिए वहां पे स्टेटमेंट क्या होगा, आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो उसमें एक स्टेटमेंट डाल देंगे कि प्रत्येक परिवार को जो पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसके अतिरिक्त 5 किलो अनाज। प्रत्येक परिवार को नहीं है, प्रत्येक परिवार में भी जो प्रत्येक लाभार्थी है उसको 5 किलो अनाज अतिरिक्त दिया जा रहा है। यहाँ पे ये याद रखना है आपको। शुरू हुई थी ये अप्रैल 2022 में कोविड-19 के कारण। पीडीएस सिस्टम जो मैं बोल रही हूँ ना, वो नेशनल फूड सिक्योरिटी अधिनियम के तहत आता है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब आया था? 2007-8 कौन बोला? 2013 में आया था। 2013 में आया था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। इसके तहत आने वाले हर लाभार्थी को, ना कि हर परिवार को, हर लाभार्थी को 5 किलोग्राम अनाज मुफ्त में देना। क्योंकि एनएफएसए के तहत जो अनाज मिलता है ना पीडीएस सिस्टम, उसमें कुछ राशि ली जाती है, जैसे कि गेहूं 2 रुपए प्रति किलो लिया जाता है। तो ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट था, इसके अंदर कोई भी राशि नहीं दी जाएगी, मतलब कोई भी पैसा लिया नहीं जाएगा 5 किलो अनाज के लिए। बाकी जो आता है जो सार्वजनिक वितरण जो होता है राशन कार्ड वालों का, उनको क्या करना होता है, 2 रुपए किलो गेहूं या फिर चावल होता है वो 1 रुपए किलो होता है। इस प्रकार से कुछ मिनिमम उनको देना पड़ता है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था। 100% जो है केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है ये योजना। काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसके पूरे डेटा आप अच्छे से याद रखेंगे। अब आप लोग अलग से प्रेस पेज निकाल लीजिए, क्योंकि अभी हम 7 सूचकांक पढ़ेंगे और वो ऐसे पेज होने चाहिए जिनके पास लूज पेपर, उनकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको जाकर के अपने स्टडी टेबल के सामने चिपकाने हैं वो सूचकांक, क्योंकि उनमें से 1 या 2 क्वेश्चन 100% आएंगे और उनको आप बार बार नहीं देखेंगे तब तक आपको वो याद भी नहीं रहेंगे, मिक्स हो जाएंगे। क्योंकि यहीं पे भी आप देख लेना कि कौन सी कंट्री फर्स्ट आई थी, कौन सी इंडिया की किस में कौन सी रैंक थी, उसको आप अलग से अपना रखेंगे, नोटबुक में ही नहीं रखेंगे, आप जहाँ पे भी बैठ के पढ़ते हैं उसके सामने रखना, ताकि आप उसको बार बार रिवाइज कर सकें। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग्स। सबसे पहले आती है स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान, सिप्री की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इससे, हर 1 या 2 साल के अंदर पूछा जाता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री की फुल फॉर्म ये हिंदी में है, इंग्लिश में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट जारी करती है। देखिए क्या क्या याद रखना होता है किसी भी सूचकांक के अंदर। सबसे पहले तो वो सूचकांक जारी कौन सी संस्था कर रही है, आपको सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए। दूसरी चीज याद होनी चाहिए कि वो रिपोर्ट एनुअल है, बाई एनियल है या ट्राई एनियल है, यानी कि वार्षिक है, द्विवार्षिक या त्रिवार्षिक है। कई रिपोर्ट तो ऐसी होती हैं जो 3 साल में एक बार आती हैं, कई हर साल आती है, कई 2 साल में एक बार आती है, जैसे कि हमारी वन रिपोर्ट 2 साल में एक बार आती है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये वार्षिक है। उसके बाद में उस रिपोर्ट का कोई पर्टिकुलर नाम है क्या, क्योंकि संस्था का नाम होना अलग चीज होती है, उस रिपोर्ट का भी अलग से कोई नाम हो सकता है, वो क्या है। फिर उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, सबसे पहले आपको याद करनी है इंडिया की रैंक क्या है। दूसरी चीज फर्स्ट कौन है, बस ये 4 चीजें आपको प्रत्येक रिपोर्ट की याद होनी चाहिए। तो ये सिप्री की रिपोर्ट है, रिपोर्ट का नाम होता है अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां, ये रिपोर्ट का नाम है। विश्व का शीर्ष शस्त्र आयातक देश कौन है, भारत है, यानी कि सबसे ज्यादा आर्म्स को इंपोर्ट कौन करता है पूरे वर्ल्ड में, भारत करता है। पूरे वर्ल्ड का आर्म्स का जितना भी व्यापार होता है उसका 11% इंपोर्ट तो अकेले
इंडिया करता है। सऊदी अरब दूसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर पे जो है मिस्र है। सऊदी अरब भी ऑलमोस्ट 11 करता है, एग्जैक्ट 11 नहीं करता है, ऑलमोस्ट 11% करता है। बट इंडिया का हमेशा सऊदी अरब से कुछ ना कुछ मतलब मिलियन डॉलर्स में एक्स्ट्रा ही रहता है सऊदी अरब से, इस बार का ज्यादा रहा है। ओके, एक बार समझ लीजिए पूरा। भारत किससे खरीदता है? सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री से हथियार खरीदता है? सबसे ज्यादा खरीदता है रूस से 46%, उसके बाद में फ्रांस से, फिर यूएसए से। टॉप 5 निर्यातक देश कौन से हैं पूरे वर्ल्ड में जो कि निर्यात करते हैं पूरे वर्ल्ड में? आयातक कौन हो गया? भारत हो गया। दूसरे नंबर पे सऊदी अरब हो गया। ऐसे निर्यातक की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा निर्यातक है यूएसए, 39%, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर है सेकंड रशिया, थर्ड फ्रांस, चीन, जर्मनी। ये सीक्वेंस हो गया। हाँ, तो ये आपकी पहली रिपोर्ट है, इसको आप अभी नोट डाउन करेंगे, फिर सेकंड देखेंगे। क्या भारत सिर्फ निर्यात ही करता है, मतलब आयात ही करता है? निर्यात भी करता है। कौन सी कंट्रीज को? जैसे कि वियतनाम, फिलीपींस, थाईलैंड, ये जितनी भी है, मालदीव, श्रीलंका, तो इन कंट्रीज को इंडिया निर्यात भी करता है। निर्यात करने के लिए एक बेसिक सी लगभग हर एक में आपको कंडीशन मिल जाती है कि आप जो निर्यात कर रहे हो वो आपका पहले से कहीं आयातित टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए, आपकी खुद की इंडिजीनियस होनी चाहिए, खुद के स्वदेशी जो है प्रौद्योगिकी से बना हुआ सामान होना चाहिए। निर्यात की दृष्टि से देखें तो 23वां स्थान है इंडिया का वर्ल्ड में। नेक्स्ट आपकी आती है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट। देखिए, ये वाली जो रिपोर्ट है ना, पर्टिकुलरली इसमें प्रदूषण के जो कारक होते हैं उसमें सभी कारकों को नहीं लिया गया है। प्रदूषण के कारक में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है, आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2, NO2 सब कुछ आता है, लेकिन उन सब को न लेकर के यहाँ पे आधार बनाया जाता है PM 2.5 को, यानी कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5। पार्टिकुलेट मैटर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, PM10, PM 2.5। सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा होता है? PM 2.5 होता है। अब ये 2.5 होता क्या है एक्चुअल में, किस चीज का मानक वैल्यू है ये पार्टिकुलेट मैटर का मतलब हो गया कण, जो भी प्रदूषक है उसके कणों का साइज। तो यदि इसकी रेडियस 2.5 माइक्रोमीटर होती है तो ये आता है PM 2.5 में। 2.5 का मतलब ये हो गया, अगर PM 10 लिखा है तो दैट मीन्स जो प्रदूषक है उसके कण का साइज है, उसमें रेडियस यानी कि त्रिज्या की वैल्यू कितनी है? 10 माइक्रोमीटर है। ये होता है कॉन्सेप्ट इसका, इसलिए इस तरीके से लिखा जाता है। PM 12 भी होता है तो उसकी त्रिज्या हो गई 12 माइक्रोमीटर हो गई कण की। अब PM 2.5 है तो यानी कि इतना छोटा उसकी त्रिज्या है 2.5 माइक्रोमीटर, तो आसानी से इंसान इनहेल कर जाता है। आसानी से हमारा जो ऑटोमेटिक इम्यून सिस्टम है, जैसे कि नाक में कणों को रोकने की जो क्षमता होती है, फिर हमारा जो श्वसन नली होती है उसके अंदर म्यूकस प्रेजेंट होता है, वो म्यूकस भी क्या करता है, जो प्रदूषक के कण होते हैं उनको रोकने की कोशिश करता है फेफड़ों में पहुंचने से। फिर फेफड़ों में भी म्यूकस प्रेजेंट होता है, वो भी अच्छा वाला कि वो भी रोके, उन सब से भी नहीं रुकता है। लास्ट में हमारी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? एल्वियोली। जो फेफड़े होते हैं उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? एल्वियोली, जहां से ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है ब्लड में, वहां तक ये पहुंच जाता है। तो एल्वियोली खुद इतना छोटा और होता है, जब उसमें इतना सारा टाइम टू टाइम जो लोग जैसे कि खदान के क्षेत्र में कार्य करते हैं उनको हमेशा जल्दी से फेफड़ों की क्यों बीमारी हो जाती है? यही होता है। ये जो पर्टिकुलेट मैटर होते हैं सांस के साथ में फेफड़े में पहुंच जाते हैं, और फेफड़े में जो एल्वियोली होता है उसके आसपास क्या बना लेते हैं? आवरण बना लेते हैं। वहां पे आप
साधारण सी भाषा में कहूँ तो कचरा सा जम जाता है, और वो क्या होता है फिर ऑक्सीजन के आदान प्रदान को ब्लड के साथ में रोकता है, तो दमे की बीमारी हो जाती है, सिलिकोसिस हो जाता है, ये सब बीमारियां ऐसे होती हैं, पार्टिकुलेट मैटर से इस प्रकार से होती हैं। तो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जो 2021 की आई, उसमें आधार बनाया गया है PM 2.5 की कंसंट्रेशन, यानी कि सांद्रता कितनी मात्रा में ये प्रेजेंट है। सबसे प्रदूषित देश है बांग्लादेश, भारत जो है 5वां प्रदूषित देश इसमें माना गया है। यदि राजधानियों की बात करें विश्व में, तो सबसे प्रदूषित राजधानी पूरे विश्व में नई दिल्ली को माना गया है इस रिपोर्ट के अनुसार, और सबसे प्रदूषित शहर भिवाड़ी को माना गया है। आइडियल कंडीशन क्या होती है, यानी कि स्वस्थ वायु PM 2.5 की मात्रा कितनी होगी उस स्वस्थ वायु के अंदर, यदि 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से, एक वायु का जो घनत्व है 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से यदि कम है 2.5 की मात्रा PM 2.5 की, तो वो क्या हो गई फिर स्वस्थ हवा की श्रेणी में आती है। ये जो रिपोर्ट है विश्व गुणवत्ता रिपोर्ट, ये IQ एयर नाम से स्विट्जरलैंड की, यानी कि स्विस संस्था है, उसके द्वारा जारी की जाती है। ये एक पॉइंट और इसमें ऐड कर लेंगे, IQ एयर नाम है संस्था का, स्विट्जरलैंड की है, उस संस्था के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। नेक्स्ट आती है आपकी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। पिछली बार के प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था, विश्व प्रसन्नता सूचकांक के अंदर भारत का पूछा गया था ना, इसीलिए ये 7 रिपोर्ट जो हैं अभी तक जो आई हैं वो सारी इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको कह रही हूँ 1 या 2 क्वेश्चन 100% आएंगे इसमें से। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 की अगर हम बात करें तो किसके द्वारा जारी की जाती है, ये संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, समाधान नेटवर्क UNSDSN, इसके द्वारा, जिसका हिंदी फुल फॉर्म ये है, इंग्लिश का किसी को लिखना है तो आई रिपीट, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इसके द्वारा ये जारी की जाती है। अब की बार भारत की जो रैंकिंग है वो 136 है, कितनी कंट्रीज में से, 146 कंट्रीज में से, 146 देशों में से 136वीं रैंक है। 2021 के अंदर 139वें स्थान पे था भारत। पहले स्थान पे फिनलैंड है, फिर डेनमार्क है, फिर आइसलैंड है और फिर स्विट्जरलैंड है। नेक्स्ट आपकी 4th रिपोर्ट आती है एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022। एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट जो है ये रिपोर्ट का नाम है, एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट रिपोर्ट का नाम है। जारी कौन करता है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक अंग है, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, UNEP जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ये किसके क्षेत्र में रिपोर्ट जारी करती है, ध्वनि प्रदूषण। ये एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट है, ये किससे संबंधित है, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। विश्व का सबसे ध्वनि प्रदूषित शहर जो है बांग्लादेश का ढाका है। यहाँ पे एवरेज एनी टाइम 115 dB, dB मतलब डेसिबल, ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई, तो इतना प्रदूषण यहाँ पे रहता है। सेकंड जो है यूपी का, इंडिया की यूपी का मुरादाबाद जो शहर है वहाँ पे है। 70 dB से ज़्यादा यदि ध्वनि प्रदूषण है तो वो स्वास्थ्य के लिए खतरा होता है। और रिहायशी इलाके यानी कि जो रहने की जो कॉलोनीज होती हैं वहाँ पे तो कितना माना गया है आइडियल, 55 dB। यदि 55 dB से भी ज़्यादा हो गया तो वो क्या हो जाएगा, खतरनाक होता है स्वास्थ्य के लिए। ध्वनि प्रदूषण से क्या क्या होता है,
सुनने की क्षमता कम होती है। न केवल सुनने की, समझने की क्षमता भी क्या होती है इंसान की, कम होती जाती है। धीरे धीरे लगातार ध्वनि प्रदूषण में रहते हैं तो याददाश्त भी चली जाती है। अन्य जो स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव भी ध्वनि प्रदूषण के पड़ते हैं। लाइकवाइज ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ध्वनि प्रदूषण से बीपी हाई होता है। ये ऑटोमेटिक शरीर की क्रियाएं होती हैं, तो इसलिए ये खतरनाक होता है। ये रिपोर्ट आप याद रखेंगे तो एक तो आपको रिपोर्ट का नाम पता होना चाहिए, किससे संबंधित है, कौन जारी करता है, और ये दोनों सिटीज के नाम आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आती है ग्रेट माइग्रेशन रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के बारे में वैसे कुछ ज़्यादा फैक्चुअल मुझे इन्फॉर्मेशन मिली नहीं। मैं आप लोगों के लिए फिर कोशिश करूंगी कि ये कौन जारी करता है, कैसे, बस इतना ही मुझे पता चला क्योंकि न्यूज़पेपर से उठाया था डेटा। सबसे ज़्यादा माइग्रेशन करने के वाले लोग कहाँ के होते हैं, भारत के होते हैं। सबसे ज़्यादा भारत के लोग माइग्रेट करते हैं वर्ल्ड में, फिर मैक्सिको, रूस और चीन के। ये मैं एक एडिटोरियल आर्टिकल पढ़ रही थी, वहां से मैंने लिया था कि यूक्रेन का जो क्राइसिस चल रहा है तो उसमें माइग्रेशन हो रहा है, तो उसी में लिखा हुआ था ये फैक्ट कि भारत के लोग होते हैं, फिर सबसे ज्यादा मैक्सिको के लोग। मैक्सिको के लोग कहाँ जाते हैं माइग्रेट करके, अमेरिका, अमेरिका जाते हैं। भारत के लोग माइग्रेट इन द सेंस कोई वो वार जैसी कंडीशन से नहीं कर रहे हैं, वो रोजगार के लिए माइग्रेट कर रहे हैं, लेकिन संख्या सबसे ज्यादा भारत के लोगों की है, फिर मैक्सिको, फिर रूस और चीन के लोगों की है माइग्रेट करने के लिए। नेक्स्ट आता है डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021। एक बार फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, फिर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे नीचे से। नेक्स्ट जो रिपोर्ट है वो है डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021। इस पे काफी विवाद भी हुआ था जब ये रिपोर्ट जारी हुई थी। देखिए, किसके द्वारा, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ये यूरोपियन यूनियन की एक संस्था है, यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इस रिपोर्ट में भारत के अंदर डेमोक्रेसी की स्थिति को यदि रैंकिंग दी जाए तो 165 देशों में से 46वीं रैंक मिली भारत को। स्कोर जो मिला वो 6.91 मिला, जबकि क्लेम क्या किया जाता है इंडिया के द्वारा, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। हम क्लेम करते हैं लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का, और जब ये रैंक ये जारी की गई तो जो विपक्ष वाले हैं वो सत्ता पक्ष पे हावी हो गए कि देख लीजिए ये रिपोर्ट आई है, डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ वोट डालने की डेमोक्रेसी नहीं होती, बाकी सब चीजों में भी आजादी होनी चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए। तब भारत ने इस रिपोर्ट को ठुकरा दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, भारत का इतना कोई लो स्कोर नहीं है, भारत में अच्छी खासी डेमोक्रेसी है। इस चीज को लेकर के विवाद हुआ था। हालांकि हमें फैक्ट याद रखने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, टॉप कंट्री जो डेमोक्रेट है वो है नॉर्वे, देन आफ्टर न्यूजीलैंड, फिर फिनलैंड। पूरे विश्व का यदि एवरेज डेमोक्रेसी का स्कोर निकाला जाए पूरे विश्व में, जहां कहीं पे लोकतंत्र है वो तो है ही, कहीं पे लोकतंत्र नहीं भी है, अभी भी तानाशाही चलती, कहीं पे राजतंत्र भी चलता है जैसे कि भूटान, तो यहाँ पे यदि हम देखें तो एवरेज ओवरऑल आता है 5.28। इसमें से इंडिया का स्कोर और इंडिया की रैंकिंग दोनों आप अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि मैंने कहा ये विवाद में थी, चर्चा में थी ये रिपोर्ट, तो इंपॉर्टेंट हो जाती है। 5 मापदंड होते हैं इसके अंदर। कौन से मापदंड होते हैं, सरकारी कामकाज लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है या नहीं, इलेक्शन में देखें तो इलेक्शन की प्रक्रिया और राजनीतिक भागीदारी, कितनी पार्टीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक संस्कृति। ये 5 मापदंड जो हैं इनके आधार पे ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो 5 ही है ये भी अगर हमें याद होगा तो बहुत ही अच्छी बात है।
नेक्स्ट आपकी आती है 7वें नंबर पे रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, को इंग्लिश में लिखे इंटरनेशनल इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। इसमें भारत लगातार काफी अच्छा सुधार कर रहा है। 48 से 46 आया था और अब की बार 43वें स्थान पे है, 55 देशों में से 43वें पे। और देखिए ये आप सोच रहे होंगे कि 55 देश ही, ये वर्ल्ड में टॉप 55 कंट्रीज हैं जहां पे इनोवेशन होते हैं ज्यादा, उनमें से 43वें स्थान पे, जहां पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट ज्यादा होता है, उन 55 कंट्रीज की बात की जा रही है। तो इसमें भारत 43वें स्थान पे आया है और इसके लगातार सुधार होने की वजह कौन सी है? इनोवेशन के क्षेत्र में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किए जा रहे लगातार प्रयास, जैसे कि अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करना, इंडिया इनोवेशन मिशन को स्टार्ट करना, जो स्पेस सेक्टर है उसमें प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करना, जो वो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको भी स्पेस सेक्टर के अंदर अलाउ कर दिया गया। इससे क्या हो रहा है, नया नया इनोवेशन का जो टैलेंट है वो सामने निकल के आ रहा है। और यही वजह है कि अब जो हाल ही में, अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे करंट अफेयर उसमें भी आएगा कि जो आईपीआर दाखिल करने होते हैं, यानी कि पेटेंट के लिए, राइट के लिए जो एप्लीकेशन लगाते हैं, वो रिकॉर्ड बना है कि इस बार सबसे ज़्यादा इंडिया से लगाए गए पेटेंट फाइल करने के लिए। छोटे छोटे ही सही, लेकिन इनोवेशन के अंदर बहुत तेजी से पिछले 5 साल में गति आई है इस चीज़ के अंदर। तो ये इस चीज़ पे भी दिखता है, इस रिपोर्ट में भी इसका असर दिख रहा है। 43 जो है पोजीशन है 55 कंट्रीज में से, ये ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी की जाती है। भारत का स्कोर इसमें हुआ है 38.64 और टॉप कौन बना है? अमेरिका, सबसे ज्यादा वहां होते हैं, फिर यूके यानी कि ब्रिटेन, फिर जर्मनी, फिर स्वीडन, ये स्वीडन है, स्वीडन, फिर फ्रांस। तो ये 7 रिपोर्ट थी जो अभी तक जारी की गई थी। ये आप अलग से लिख चुके होंगे, तो फिर नेक्स्ट हमारा फिर से करंट अफेयर हम यहाँ से सेक्शन स्टार्ट करेंगे। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? मीराबाई चानू को। टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक विजेता हैं, भारोत्तोलक हैं, यानी कि वेट लिफ्टिंग करती हैं मीराबाई चानू। इनको, मीराबाई चानू को ये बीबीसी स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ये अभी स्पोर्ट्स के न्यूज बता रही हूं मैं आप लोगों को। एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 के विजेता हैं पंकज आडवाणी। बिलियर्ड्स के खेल में ज़्यादातर हमेशा पंकज आडवाणी को ही मिलता है, चाहे वो एशियन हो, चाहे वो वर्ल्ड हो, या फिर स्नूकर। स्नूकर में भी पंकज आडवाणी ही ज़्यादातर जीते हैं। यहाँ से आप अलग से लिख सकते हैं, ये स्पोर्ट्स के हैं, करंट अफेयर से नीचे। चलें आगे। भारत के ही ये जो बिलियर्ड्स चैंपियनशिप थी, इसमें इन्होंने भारत के ध्रुव चितवाला को पराजित किया था, यानी कि विजेता और उपविजेता दोनों भारत के हो गए। नेक्स्ट, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, जो कि बैडमिंटन के क्षेत्र में बहुत ही एक प्रेस्टिजियस अवार्ड या टूर्नामेंट हम कह लें वो माना जाता है। ऑल इंग्लैंड जो ओपन बैडमिंटन है, अभी तक इंडिया से सिर्फ 2 ही बैडमिंटन प्लेयर हैं जो ये जीत पाए हैं ये टूर्नामेंट। एक तो है प्रकाश पादुकोण और एक पुलेला गोपीचंद। ये 2 व्यक्ति ही हैं जो ये टूर्नामेंट जीत पाए हैं पुरुष वर्ग में।
पुरुष एकल में जो है विक्टर, ये विक्टर पढ़िएगा, विक्टर एथसेल्सन, ये डेनमार्क के हैं इन्होंने। और उप विजेता भारत के लक्ष्य सेन, यानी कि फाइनल इन दोनों के बीच में हुआ था, लक्ष्य सेन हार गए इनसे। भारत के प्रकाश पादुकोण और पुलेला गोपीचंद इसे जीत चुके हैं। अभी तक 2 ही व्यक्ति इसको जीत पाए हैं, इस टूर्नामेंट को। पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स चैंपियनशिप, जैसे कि अलग अलग एथलेटिक्स की चैंपियनशिप होती रहती है। एथलेटिक्स में क्या आता है, रनिंग आती है, लॉन्ग जंप, हाई जंप। ये जो एथलेटिक गतिविधि होती है इनकी अलग से होती हैं, क्योंकि एथलेटिक्स जो है स्पोर्ट्स एरिया में सबसे ज़्यादा वो रहता है। तो दुबई में ये आयोजित हुई थी। भारतीय दल का नेतृत्व किया था धर्मवीर ने, ये पैरा एथलेटियन है। और भारत इसमें 8वें स्थान पे रहा, 8th पोजीशन पे, जिसमें से 5 गोल्ड, 6 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया को मिले हैं। कोलंबिया जो है वो पहले स्थान पे रहा है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF, निशानेबाजी विश्व कप, यानी कि वर्ल्ड कप इसका, जैसे कि क्रिकेट का होता है वैसे ही शूटिंग का वर्ल्ड कप होता है। ये ISSF के द्वारा आयोजित करवाया जाता है शूटिंग वर्ल्ड कप। अब की बार कहाँ पे हुआ था, मिस्र के अंदर काहिरा में ये आयोजित किया गया था। कई बार ये चीजें पूछ लेते हैं कि शूटिंग वर्ल्ड कप कौन आयोजित करवाता है। शूटिंग का वर्ल्ड कप ISSF के द्वारा आयोजित करवाया जाता है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। भारत को इसमें प्रथम स्थान हासिल हुआ। बहुत ही अच्छी बात है कि शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत ने पहला स्थान हासिल किया, जिसके अंदर जो है 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। याद करना आसान है, एक को इससे 2 से गुना कीजिए, इसको 2 से गुना कीजिए, यानी कि इस प्रकार से आप कुछ निकाल लीजिए करिए, ये तरीका होता है याद रखने का। नॉर्वे को इसमें 2nd पोजीशन मिली और फ्रांस को 3rd पोजीशन मिली। इनकी गोल्ड या ऐसे सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल याद रखने की जरूरत नहीं है। इंडिया का आपको अच्छे से स्कोर पता होना चाहिए कि कितने मिले। टोटल 7 मेडल मिले थे, जिसमें से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ऐसे। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जो 2022 का है, वो महिला एकल में PV सिंधु ने जीता है और पुरुष एकल में जोनाटेन क्रिस्टी, ये इंडोनेशिया के हैं, इन्होंने जीता है। ये जो टूर्नामेंट है स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, ये पुरुष एकल में जोनाटन क्रिस्टी ने भारत के HS परणे को हरा करके जीता है। HS परणे हैं ये उपविजेता रहे। पूर्व में साइना नेहवाल 2 बार इसकी विजेता बनी है। अब की बार PV सिंधु ने भी ये जीता है। वनडे इंटरनेशनल मैच में सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं, झूलन गोस्वामी। और सर्वाधिक मैच खेलने वाली कौन है, मिताली राज है। और सबसे ज्यादा टाइम तक कैप्टनसी रखने वाली भी मिताली राज है। तो ये कुछ फैक्ट्स होते हैं, ये टाइम टू टाइम याद करते रहना चाहिए। और एक वैसे ही छोटा फैक्ट है कि सबसे तेज 8000 रन बनाने वाले खिलाड़ी भी वनडे में कौन हो गए, स्टीव स्मिथ हो गए। काफी लोगों की हॉबी लगती है मुझे क्रिकेट यहाँ पे। ऐसे इंटरव्यू के पर्पज से बहुत खतरनाक हॉबी है क्रिकेट।
जो लोग इंटरव्यू के अंदर हॉबी बताते हैं ना क्रिकेट, फिर उनके वहाँ पे छक्के छूट जाते हैं। वहाँ पे पूरा बाउंसर पे बाउंसर आता है और फिर वो समझ में नहीं आता कि गुगली है कि बाउंसर है, फिर बस ऐसे ही बोल्ड होते ही दिखते हैं वहाँ पे। तो लिटरली मैंने देखा है कि जिनकी रियल में भी हॉबी क्रिकेट होती है वो अपनी हॉबी चेंज कर लेते हैं। बुक रीडिंग है सर हमारी, तो क्या बुक पढ़ते हैं सर, टाइम ही कहाँ मिलता है, सिलेबस की पढ़ते हैं। पिछले 5 साल से तो सिलेबस ही पूरा नहीं हो रहा। लिटरली ये सच है। अपने आप को सेफ जोन में डालने का सबसे आसान तरीका है। सर तैयारी कर रहे थे और जैसे कि मेरे एक साथी थे, उनकी रीडिंग थी, बुक रीडिंग थी। अब लिटरली पिछला जो था RAS का, वो 3-3.5 साल तक चला था वो वैकेंसी। 2018 की वैकेंसी, इंटरव्यू हुआ था जुलाई 2021 के अंदर। तो उनसे पूछा गया कि क्या पढ़ा आपने? बोला सर सच बताऊं तो मैंने दिसंबर 2017 के बाद में तो सिर्फ सिलेबस पढ़ा है और मेरा इंटरव्यू कॉल भी नहीं है, तो फिर भी मैंने बार बार सिलेबस पढ़ा है, तो मुझे तो टाइम ही नहीं मिला। तो वो हंसने लग गए। तो बोले अच्छा आप हमें मतलब हमारा आईना दिखा रहे हो कि RPSC ये करती है आपके साथ में। तो थोड़ा सा फनी मोड में भी ले सकते हैं। बाकी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हॉबीज रखने से बचना ही चाहिए। इंटरव्यू में आसान रखो, वहाँ पे अपने आप को तुर्रम खा नहीं दिखाना होता है, बस सिंपल रहो। नेक्स्ट आपके आते हैं GD बिरला पुरस्कार। देखिए ये KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। KK बिरला फाउंडेशन जो है साहित्य के क्षेत्र में और विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार देता है। KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान में योगदान के लिए प्रोफेसर नारायण प्रधान को GD बिरला पुरस्कार दिया गया है। तो विज्ञान के क्षेत्र में आप याद रखेंगे पुरस्कार का नाम है GD बिरला पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में व्यास सम्मान मिलेगा आपको, सरस्वती सम्मान मिलेगा, जो कि हम कल वाली क्लास में पढ़ेंगे, ये दिए जाते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में GD बिरला पुरस्कार दिया जाता है। फाउंडेशन का नाम यही है। प्रतिवर्ष भारत में, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज हो जाती है कि भारत में ही कार्य कर रहा हो वो व्यक्ति, कोई विदेश क्षेत्र में कहीं और जाकर के नहीं कि भारतीय और विदेश में जाके काम करा, ऐसा नहीं। भारत में कार्य कर रहे 50 वर्ष से कम आयु के यानी कि युवा वैज्ञानिकों को दिया जाता है। ये 50 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार दिया जाता है, GD बिरला पुरस्कार। ये दोनों चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है कि भारत में कार्य कर रहा है और 50 वर्ष से उसकी कम आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट है गणित का नोबेल, किस पुरस्कार को कहते हैं? ऐसे भी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एबेल पुरस्कार को बोलते हैं। किसको मिला है ये? डेनिस पार्नेल को, जो कि अमेरिका के हैं। वैसे क्या नोबेल पुरस्कारों में गणित का नोबेल होता है क्या अलग से? नहीं होता। नोबेल पुरस्कारों में गणित के लिए कोई अलग से पुरस्कार नहीं है, लेकिन एबेल जो पुरस्कार है इसको गणित का नोबेल कहा जाता है और ये डेनिस पार्नेल को मिला है, ये अमेरिका के हैं। मिस वर्ल्ड 2021 कौन बना? कैरोलिना बिलावस्का, जमैका में, जमैका की है सॉरी। ये जो टूर्नामेंट है इसका फाइनल जो है दिसंबर 2021 में हो नहीं पाया था कोविड के कारण। अभी इसका मार्च में आयोजन हुआ था फाइनल का, तब इसी वजह से ये हमारे यहाँ के करंट अफेयर्स में आया है ये दिसंबर की बजाय। और बोट्समैन पुरस्कार, बोट्समैन पुरस्कार एक तो देखिए इसमें से ही क्वेश्चन पूछ लेंगे कि बोट्समैन पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये दिया जाता है फिजिक्स के अंदर भी क्या होती है, स्टेटिस्टिकल जो फिजिक्स होती है, सांख्यिकी भौतिकी, उसके अंदर दिया जाता है। अब की बार दीपक धर को, दीपक धर जो हैं इनको ये पुरस्कार मिला है, इंडिया के हैं दीपक धर। That's all for today. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। कॉल करें 72406 72406।